So friends, we have completed the law of demand. We have seen what are the reasons why the demand curve is downward sloping from left to right, right? Now ahead, let's move to see what are the assumptions of law of demand. To understand the law is very easy, it's been easy अगर आपने मेरा पूरा प्रोसेस फॉलो किया तो। और सबसे आसान चीज़ है assumptions। देखिए, आपको एक डिटेल आंसर पूछा जा सकता है, उस डिटेल आंसर के मुताबिक हमेशा आपको सिर्फ लॉ नहीं पूछा जाएगा। यू विल बी आस्क्ड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस या अजम्पशंस दोनों में से एक पॉइंट आपको पूछा जाता है, जहाँ पर अजम्पशंस या एक्सेप्शन जितने भी हैं सारे हमें पूरे लिखने हैं। सर कितने मार्क के लिए आता है, फिर पूरे लिखना ज़रूरी है क्या? कितने मार्क के लिए आता है, क्या मार्क आता है, कुछ नहीं पूछना, पूरे की पूरे अजम्पशंस लिखना, पूरे की पूरे एक्सेप्शंस लिखना। एटलीस्ट टाइटल लिखना, भले उसका एक्सप्लेनेशन आप एक लाइन में ही करो, लेकिन पूरे के पूरे अजम्पशंस राइट करना हमें बहुत ज़रूरी, ताकि हमें 100% मार्क मिल सके क्वेश्चन में, राइट? तो बढ़ते हैं अजम्पशंस की ओर। ये सबसे इजी पार्ट है, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसे सिर्फ एक स्टेटमेंट से अगर कंप्लीट करना है तो अजम्पशन 2 मिनट में हो जाएंगे। हमने 11 डिटरमिनेंट्स देखे जिनमें प्राइस भी था। तो अभी लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा वेरिएबल आ रहा है? सिर्फ प्राइस। प्राइस छोड़कर जितने भी डिटरमिनेंट हमने देखे दे हैव टू बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर वो चेंज हो गए तो डिमांड चेंज हो जाएगा, और डिमांड चेंज हो गया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल का इफेक्ट हमें देखना होगा, दैट इज प्राइस। इसीलिए प्राइस को छोड़ के जितने भी हमने चीज़ें देखी थी वो सब क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो हर बार मैं ये जो पढ़ूंगा इसमें एक ही बोलूंगा, अज्यूम टू बी कांस्टेंट, अज्यूम टू बी कांस्टेंट, अज्यूम टू बी कांस्टेंट, अज्यूम टू बी कांस्टेंट। समझ जाओ, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहे और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखे, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड को जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। जो लोगों की इनकम है दैट हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर लोगों की इनकम बदल जाती है तो हमें पता है डिमांड बदल जाएगी। इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर सिर्फ प्राइस का इफेक्ट समझना है तो हमें इनकम को क्या अज्यूम करना होगा? कांस्टेंट। नेक्स्ट, no change in the size of population. As the size of population changes, demand changes. Increase in the population leads to increase in demand, decrease in population leads to decrease in demand. Hence, to understand the only effect of price, we have to assume that the size of population remains constant. Price of substitute goods remain constant. गुड्स जो सब्सटीट्यूट है उसके प्राइस भी हमारे कमोडिटी के डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उसमें अगर कुछ बदलाव होते हैं तो हमारे मेन गुड्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर कॉफ़ी के दाम कम हो गए तो पीपल हु आर कंज्यूमिंग टी विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू कॉफ़ी, right? But if we have to understand only the effect of price of tea and quantity demanded of tea, we have to assume that everything at the price of the coffee remains constant. Price of the complementary goods remain constant, right? जो चीज़ समझ लो जो हमें डिमांड कर रहे हैं उसके साथ में अगर एडिशनल कोई चीज़ लग रही है, अगर उसके प्राइस में अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो मेन चीज़ के डिमांड में भी फ़र्क पड़ सकता है, राइट? जैसे कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो 2 व्हीलर की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमें क्या अज्यूम करना होगा? अगर हमें सिर्फ यही देखना है कि प्राइस का क्या इफेक्ट है 2 व्हीलर के डिमांड के ऊपर, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो वी विल हैव टू अज्यूम दैट the price of the complementary goods also remain constant. No expectation about the future price. अगर फ्यूचर में प्राइस को लेकर कुछ संभावना है, प्राइस बढ़ने वाली है, प्राइस कम होने वाली है, ऐसे कोई संभावना है, सो ऐसे सिनारियो में भी क्या होगा? व्हेन यू एक्सपेक्ट कि फ्यूचर के अंदर प्राइस में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, तो ऐसे सिनारियो में भी हमें ये अज्यूम करना होगा कि ये जो फ्यूचर अगर हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस में बदलाव है तो उसमें डिमांड पे इफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज की प्रेजेंट डिमांड बढ़ाते हैं। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाले हैं तो आज की डिमांड हम कम करते हैं। ये फ्यूचर प्राइस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, इसलिए हमें ये अज्यूम करना होगा कि फ्यूचर प्राइस भी कांस्टेंट रहेंगे, जितने आज थे उतने ही कल रहेंगे। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस एंड फैशन, राइट? कल तक आप जीन्स पहनना पसंद करते थे, आज से आप जीन्स पहनना पसंद नहीं करते, दैट विल इफेक्ट द डिमांड ऑफ जीन्स। हेंस देयर शुड बी नो चेंज द टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस। नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स अगर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड चेंज हो जाएगा। टैक्स कम होता है तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड फिर से चेंज हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी नो चेंज इन द टैक्सेशन, राइट? सो these are all the points which are assumed to be constant. ये कुछ नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जो आपने देखा था उसमें प्राइस छोड़कर जितने भी डिटर्मिनेंट्स आपने देखे थे उनकी सिर्फ हेडिंग लिख दो
और लिख दो वहाँ पे दिस इफेक्ट्स द डिमांड हेंस इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जैसे लेवल ऑफ इनकम इफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी हेंस इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। साइज ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी हेंस अज्यूम टू बी कांस्टेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी हेंस अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसी तरह से सभी पॉइंट्स का आपको यही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, लेकिन हेडिंग पूरी लिखना ज़रूरी है, इतना याद रहे, राइट। ये हमने देख लिया है ऊपर ही। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड की तरफ आने से पहले लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड कर्व कैसी होती है पहले ये समझो। लॉ ऑफ डिमांड कर्व के मुताबिक डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज एक्सेप्शन? जब कभी रूल किसी चीज को अप्लाई नहीं होता तो हम उसे कहते हैं एक्सेप्शन। व्हेनेवर अ पर्टिकुलर रूल डज नॉट अप्लाई टू समवन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शंस, राइट। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। तो एक्सेप्शन क्या कहेगा? एक्सेप्शन का ये कहना रहेगा इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो एक्सेप्शन उल्टे चलते हैं, इसीलिए हम उसे एक्सेप्शन कहते हैं। सभी लोग सीधा चल रहे हैं लेकिन क्लास में एक रहता है टेढ़ा चलते रहता है, राइट। क्लास से अलग चलता रहता है उसका कुछ तो भी, राइट। जैसे कि हमारे ओम भैया का चलते रहता है, क्लास एक तरफ चल रही है, ओम भैया का कुछ अपना ही चालू रहता है। सो ऐसे सिनारियो में ओम भैया क्या हो गए? हमारे एक्सेप्शन हो गए, राइट। हम बोलते हैं ना भाई एक्सेप्शन, तो ग्रुप से एक्सेप्शन है, तेरा कुछ अलग ही चालू रहता, राइट। सो एक्सेप्शन यानी नियम से हटके। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो ऐसे कमोडिटीज, वो ऐसे सिनारियो जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज नहीं होती और वैसे वैसा नहीं होता, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। और एक्सेप्शन में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगा, राइट। एक्सेप्शन में क्या होगा? देखो बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या होगा? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, ये एकदम अपोजिट चलेगा लॉ ऑफ डिमांड के। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ एक्सेप्शंस? इट इज डायरेक्ट पॉजिटिव, राइट, डायरेक्ट पॉजिटिव। देखो दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पॉजिटिव relationship. I have told you the thumb rule. Whenever there is inverse relationship, the curve is downward sloping. But whenever there is direct positive relationship, the curve is upward sloping. Right? Hence यहाँ पे जो exception की curve दी गई है demand curve, it is upward sloping from left to right. Are we clear? Are we clear with the point? Yes or no? समझ में आ रहा क्या? Right? So ये है point एक्सेप्शन का। अब हमें समझ में आया कि एक्सेप्शन की डिमांड कर्व कैसी होती है। हाउ इज द डिमांड कर्व इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड हाउ इज द डिमांड कर्व इन केस ऑफ एक्सेप्शन टू डिमांड? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस। स्क्रीन को पॉज करो और चीज़ें नोट कर लो, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है गिफन पैराडॉक्स। सर रॉबर्ट गिफन एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट और पहली बार जो है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन ढूंढ के निकाला, राइट। वो इंग्लैंड में रहते थे जहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड के जो है दाम बढ़ रहे हैं, राइट। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड्स आर इंक्रीजिंग बट द डिमांड इज नॉट फॉलिंग, राइट। इवन एट द इंक्रीजिंग प्राइसेस पीपल आर बाइंग मोर ऑफ ब्रेड, राइट। सो ऐसा क्यों होता है? देखो वेस्ट में इंग्लैंड में जाओ, जैसे हमारे यहाँ रोटियाँ खाते हैं, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, गेहूं की रोटी, राइट, मैदे की रोटी, ऐसे अलग अलग तरह की रोटियां हम यहाँ पर खाते हैं। वेस्ट के लोग रोटियां वीडियो के चक्कर में नहीं, वहाँ पे ब्रेड कंज्यूम किया जाता है बेसिकली, राइट। सो ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। सो नॉर्मली हर चीज़ के साथ वहाँ पर लोग ब्रेड कंज्यूम करते हैं।
सो ऐसे सिनारियो में जो ब्रेड है, जो एक बेसिक कमोडिटी है, जो रिक्वायर्ड है उनके डेली फूड के लिए, क्या आपको लगता है जो चीज़ आप रोज़ाना खाने में पसंद करते हो, जैसे कि मान लो आप चपाती रोज़ खाते हो, अगर चपाती के लिए लगने वाले आटे के दाम अगर बढ़ जाते तो क्या आप चपाती खाना बंद कर दोगे? क्या नहीं करोगे, राइट? समझ में आया? दाम बढ़ भी गया, 5 रुपये का आटा 10 रुपये में हो गया, तो भी आप आटा खरीदोगे, चपाती बनाओगे और खाओगे। ठीक उसी तरह से इंग्लैंड में बेसिकली हर जगहों पे ब्रेड एकदम कॉमनली कंज्यूम किया जाता था, राइट? सो इवन इफ ब्रेड के प्राइस बढ़ के लोग को जितना खाना है उतना ब्रेड तो लगने वाला ही है, इसीलिए लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था, ऐसा सर रॉबर्ट गिफन ने पहली बार देखा। ये था फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर रॉबर्ट गिफन का ये जो गिफन गुड्स है, जिसे हम कहते हैं, सर रॉबर्ट गिफन ने ये जो गुड्स डिफाइन किए हैं इन्हें कहते हैं हम गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जैसा कुछ गुड्स नहीं होता, सिर्फ जिन जिन गुड्स को ये क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं उसे हम कहेंगे गिफन गुड्स। व्हाट आर गिफन गुड्स? गिफन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइस। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस मीन्स गिफन गुड्स वो गुड्स है जिसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती है और जिसका प्राइस कम होने से उसकी डिमांड घटती है। समझ में आ रही है बात? सो ब्रेड के एग्जांपल से मैंने बताया कि अगर चपाती के लिए आटा लगता है, आटा भले ही महंगा हो फिर भी हम आटा खरीदेंगे, क्योंकि बेसिक जितना हमें लगने वाला है हम तो परचेस करेंगे ही, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो आर वी फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड, आर वी डिसओबेइंग द लॉ ऑफ डिमांड? भाई आटे के दाम बढ़ गए इससे खाना पीना छोड़ देंगे क्या? नहीं, वी आर डिसओबेइंग द लॉ ऑफ डिमांड। इसे कहते हैं गिफन पैराडॉक्स, राइट? और द थ्योरी ऑफ रॉबर्ट गिफन which is the first exception to law of demand. Next point is speculation. अगला पॉइंट है स्पेकुलेशन, राइट? स्पेकुलेशन को हम कहते हैं तेजी मंदी, राइट? स्पेकुलेशन कैसा एक लॉ का एक्सेप्शन है यह भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए शेयर्स का। एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए ने मान लो फर्ज करिए 10 शेयर्स खरीद लिए, ही बॉट 10 शेयर्स एट ₹100 ईच। सो उसे पैसे कितने लगे? 1000 रुपये। एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक माय डियर फ्रेंड्स, जो शेयर के दाम है वो दुगना हो गए, दैट इज़ 2000 रुपीज़। सो ही सोल्ड द शेयर्स फॉर 2000 एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। सो ए ने जो है वो प्रॉफिट जो है 1000 रुपये का कमा लिया, राइट? सो अब जब कभी भी एक हफ्ते में एक का डबल किसी का होता है तो क्या पेट में थोड़ी रखने वाला है, वो जा जाकर सभी दोस्तों को बताएगा, राइट? ठीक उसी तरह से ए ने जो है वो जाकर बी को, सी को ये बात शेयर की कि भाई मेरा पैसा एक का डबल हो चुका है, राइट? सो ऐसे सिनारियो में एक का डबल हो गया। अब ये देखकर कौन टेम्प्ट होने वाला है? बी टेम्प्ट होगा। बी को क्या लगता है कि अगर 2000 में शेयर मैं खरीदूँ 10 तो मेरे भी 2000 की 4000 हो जाएंगे। ऐसा किसे लग रहा है? बी को लग रहा है। यस और नो? राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग? बी विल बाय 10 शेयर्स फॉर ₹200। अब क्या होगा? प्राइस जो है बढ़ने की जगह घटना चालू हो गए, बढ़ने की जगह जो है घटना चालू हो गए। दैट इज द प्राइस हैव रिड्यूस फ्रॉम 100 तो 200। सो अगेन इसका प्रॉफिट क्या होगा? -1000। इसका प्रॉफिट क्या होगा? -1000, राइट? और ये देखकर सी जो है ही डज नॉट बाय। 2 मिनट में एक बार पूरा ठीक तरह से लिख लूँ, शायद थोड़ा इसमें समझाने में गड़बड़ हो गई है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, राइट? स्पेक्यूलेशन किस तरह से होता है समझिए। स्पेक्यूलेशन यानी तेजी मंदी। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने में तेजी मंदी होती है, राइट? जैसे शेयर ए ने क्या किया, 10 शेयर खरीदे 100 रुपये में, तो उसे पैसे कितने लगे? 1000 रुपये लगे, राइट? तो ये शेयर्स को उसने 2000 रुपये में बेचा, उसे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब उसने बेचे तब शेयर का प्राइस कितना था? 200 रुपये, राइट? द प्राइजेज हैव increased from 100 to 200. The prices of shares have increased from 100 to 200. What should happen? जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होनी चाहिए। शेयर्स के प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये हो गए तो शेयर की डिमांड जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन बी को क्या लगता है? जैसे ए ने जो शेयर 100 रुपये के खरीदे उसके 200 रुपये दाम हो गए, अगर मैं जो है अगर ये शेयर अगर 200 रुपये में खरीदूँ तो मेरे भी प्राइसेस जो है वो 200 से 400 हो सकते हैं। तो बढ़ते हुए प्राइस पे बी परचेज कर रहा है,
तो इज बी फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड? नो, he is disobeying the law of demand as he has bought these goods or these shares at 200 at increasing prices. The prices of shares have increased from 100 to 200. Even at increasing prices he is demanding for the shares. इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, he is disobeying the law of demand. लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके शेयर के दाम कम हो गए, 100 रुपये हो गए और 1000 रुपये का उसे यहाँ पर नुकसान हो चुका है. Right, the prices of shares have reduced from 2000 to 1000. Right, so प्राइस शेयर के कम होने चाहिए, प्राइस कम हो गए तब सी को शेयर्स लेने हैं, लेकिन वो डर रहा है. क्यों डर रहा है? उसे लग रहा है कि 100 रुपये के शेयर कल को 50 रुपये हो गए तो प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन सी क्या करता है, बाय नहीं करता, और मान लो 100 रुपये का शेयर वापस 150 रुपये हो जाता है. सो क्या सी ने लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया है? क्या सी ने भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं किया और बी ने भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं किया. बी को लगता है पैसे डबल हो जाएंगे, सी को लग रहा था कि प्राइस और कम हो जाएंगे. इस सिचुएशन कैसे, इन स्पेकुलेटिव गुड्स में दोनों भी बी और सी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते. स्पेकुलेटिव गुड्स यानी जिन चीज़ों में काफ़ी तेज़ी मंदी होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव गुड. राइट, नॉर्मली स्पेकुलेटिव गुड जिसमें काफ़ी तेज़ी मंदी होती है, नॉर्मली बायर बाय तब करता है जब प्राइसेस ज़्यादा है और सेल तब करता है जब प्राइसेस कम है, जो उल्टा होता है लॉ ऑफ डिमांड के. राइट, समझ में आ रही है बात आपके? राइट, इसीलिए स्पेकुलेटिव गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स. राइट, प्रेस्टिजियस गुड्स यानी शीला आंटी का एग्जांपल ले लो. राइट, ये हमारी शीला आंटी है. राइट, अब शीला आंटी ने जो है ये एक नेकलेस खरीदा है बाजीराव की तलवार पर, सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते. ये डायमंड नेकलेस शीला आंटी के हस्बैंड ने उन्हें दिया है महज 5 लाख रुपए का. राइट, तो इससे क्या होगा, शीला आंटी उसे पहनेंगे और पहन के ऐसा किटी पार्टी में जाके शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे. राइट, सो ये क्यों है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर डायमंड नेकलेस इज अ प्रेस्टिजियस गुड्स. वही अगर वो डायमंड का नेकलेस नहीं होकर डुप्लीकेट डायमंड का होता तो क्या उसकी डिमांड होती? नहीं. प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड तब की जाती है जब ज़्यादा महंगा हो, तो जितना ज़्यादा महंगा डायमंड उतनी ज़्यादा प्रेस्टीज वैल्यू. राइट, जितना जैसे मोबाइल में देखो आईफोन यानी प्रेस्टिजियस वैल्यू है, भले उसके दाम ज़्यादा है, भले वीवो ओप्पो के उससे दाम कम है, लेकिन फिर भी लोग आईफोन खरीदते हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. प्राइस आईफोन के जाता है, वीवो ओप्पो के कम है, तो डिमांड किसकी करनी चाहिए, हमने वीवो ओप्पो की, लेकिन हम किसकी कर रहे हैं, आईफोन की कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? दैट इज ड्यू टू प्रेस्टिजियस वैल्यू. ठीक इसी तरह से जितना महंगा डायमंड होगा, डायमंड नेकलेस होगा, उतने ज़्यादा पसंद आएंगे शीला आंटी को. जितना वो सस्ता होता जाएगा उतने उसकी कम पसंद होगी शीला आंटी की. राइट, समझ में आया? इसीलिए प्रेस्टिजियस गुड्स इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट, इग्नोरेंट. इग्नोरेंस, बहुत बार इरेशनल कंज्यूमर होते हैं. इरेशनल कंज्यूमर यानी जिन्हें मार्केट के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती. एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आप जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आप में से किसी को भी मार्केट की सही जानकारी नहीं होती, खास करके सब्जी मार्केट की. आपको मालूम है क्या? चलो बताओ, प्याज क्या दाम पर है, हरी सब्जियां क्या दाम पर है, टमाटर क्या दाम में. शर्त लगाता हूँ आप में से किसी के पास भी सभी जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उसके सही दाम आप में से किसी को भी पता नहीं. सो आर यू अ रैशनल कंज्यूमर और इरेशनल कंज्यूमर? यू आर अ इरेशनल कंज्यूमर. हु इज द रैशनल कंज्यूमर? हु पोजेसेस द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. सो आपके हिसाब से रैशनल कंज्यूमर कौन हुआ? आपके पापा और मम्मी, जो हमेशा मार्केट में जाके सब्जियां खरीदते हैं. उन्हें पता है सब्जियों का सही दाम क्या है, इसलिए वो सही दाम पर लेकर आएंगे. राइट, 10 रुपये का प्याज अगर 50 रुपये में भी दे दिया, so at the increased price, even that price you will buy because you are ignorant, you do not have a proper knowledge about the market. So ऐसे सिचुएशन में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें सही जानकारी नहीं होती है कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, तो बहुत बार हम महंगी चीज़ें खरीदने में एंड अप करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस. सो ये यहाँ पर जब हम महंगी चीज़ खरीद रहे हैं ऊंचे दामों पर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड. नेक्स्ट, प्राइस इल्यूजन. प्राइस इल्यूजन को लेकर जैसे बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में एक भ्रम, इल्यूजन को कहते हैं, भ्रम होता है कि ब्रांडेड चीज़ें अच्छी हैं, सब अच्छी हैं. रिबॉक का शूज़ 10,000 का है तो वो अच्छा है,
और रीबुक का शूज़ 200 रुपये का है तो वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, राइट। ब्रांड के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, नॉन ब्रांडेड कपड़े अच्छे नहीं होते। ब्रांड के कपड़े भले 5,000 में मिलते हो, वैसे ही सेम डिज़ाइन अगर 500 में मिलो तो ना, क्वालिटी इसकी बेहतर है। इसलिए हम ज़्यादा महंगा रहकर भी ब्रांड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इल्यूजन है, जितना ज़्यादा महंगा चीज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी, जितनी सस्ती चीज़ होगी उतनी उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी या लो होगी। नेक्स्ट, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स को ये रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। सिगरेट, जैसे कि अभी लॉकडाउन चालू है, आपको मालूम है, तंबाकू की पुड़िया में से सुनने में आया है, जो तंबाकू की पुड़ी पहले 1 रुपये की 2 रुपये की थी, ब्लैक में बिकती थी, तो ब्लैक में 15 रुपये में बिकती है। 15 रुपये की ब्लैक की अभी 30 रुपये में भी अगर मिलने लगी लॉकडाउन में तो भी लोग खरीदेंगे। ऐसा बोलेंगे क्या भाई लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करो, गुटका विटका मत खाओ, घर बैठे रहो? नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्हें ज़रूरत होती है, राइट। वो बोलते हैं भाई इतनी तलब है, हमें कुछ सुधरता नहीं, जिसको आदत है देखो कैसा बोलते हैं वो, इतनी तलब है कि उसके बगैर सुधरता नहीं, क्या करना नहीं करना नहीं समझ में आता। इसीलिए इंडिया में एक दिन शराब क्या खोल दी, सुबह सुबह 5-5 किलोमीटर लंबे कतारें लगने लगी। क्यों? भले ही फिर वो लॉकडाउन में अगर गवर्नमेंट बोलती कि भाई 100 रुपये की शराब की बोतल 500 रुपये में बेचेंगे, फिर भी लोग खरीदेंगे। क्यों? इट इज़ हैबिचुअल गुड। सो ये रूल हैबिचुअल गुड को अप्लाई नहीं होता। जब आपको आदत होती है तो ऐसे सिनारियों में आप कितने भी दाम पे वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत है, आप उसके आदी हो, आपको उसकी हैबिट है। सो गिफन पैराडॉक्स, स्पेकुलेशन, प्रेस्टिजियस गुड्स, ignorance, price illusions and habitual goods, these are all the exceptions of demand. So in the earlier discussion we have completed the assumptions of law of demand. In this discussion we have completed the exceptions of law of demand. The demand curve in case of exception is upward sloping from left to right. Hence we conclude the entire discussion on assumptions and exceptions of law of demand. Thank you so much.